जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल। दोस्तों इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक में आज हम देखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, यह मौर्य साम्राज्य समाज कैसा था, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। दोस्तों इससे पहले हमने महाजनपद काल को डिस्कस किया है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने उसको हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जैसे रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन या ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। इसे पूछा गया कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। इसे पूछा गया कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। इसे पूछा गया कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो मौर्य वंश जो सबसे पुराना राजवंश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है वह है। इसे पूछा गया कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है, तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विशाख दत्त। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। इसे पूछा गया कि यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। इसे पूछा गया कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। इसे पूछा गया कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। इसे पूछा गया कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। इसे पूछा गया कि चाणक्य थे तो बचपन में अपने किस नाम से जाने जाते थे, तो चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। इसे पूछा गया कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक है जो अर्थशास्त्र वो किस विषय पर आधारित पुस्तक है, तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर आधारित एक पुस्तक है। किस पर? राजनीति पर आधारित एक पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। इसे पूछा गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। क्या है? शासन के सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। इसे पूछा गया कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। इसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसे पूछा गया कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल था जो किसका बना था, तो चंद्रगुप्त का महल था जो लकड़ी का बना था। किसका? लकड़ी का बना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसे पूछा गया कि किस मौर्य राजा ने
दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसे पूछा गया कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। इसे पूछा गया कि वह अभिलेख कौन सा है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में भी था। तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है जो, उसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। इसे पूछा गया कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह किस में प्रमाणित होता है? तो यह रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में प्रमाणित होता है। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इसे पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। कब किया था? 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसे पूछा गया कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसे पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग, ये सब अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसे पूछा गया कि किस अभिलेखों में से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख से अशोक के दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था। इसे पूछा गया कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, यह प्रमाणित होता है। दोस्तों, इसे पूछा गया कि अशोक बौद्ध होते हुए भी उसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, यह किससे प्रमाणित होता है? तो यह होता है देवनामप्रिय की उपाधि से यह प्रमाणित होता है कि अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इसे पूछा गया कि रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक थे जो मौर्य शासन काल में अधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे पूछा गया कि सार्थवाय किसे कहते थे? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में सार्थवाय एक व्यापारियों के काफिले को सार्थवाय कहते थे। किसको? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाय कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? इसे पूछा गया कि कौन सा अधिकारी था वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहरिका था जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। इसे पूछा गया कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सारनाथ का स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची के स्तूप को मानते हैं। किसको? सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम
था। इसे पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो सांची का प्राचीन नाम काकड़म था। काकड़म था। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो इसका ऑप्शन ऐसा ही होगा, काकड़म। सांची का प्राचीन नाम काकड़म था। क्या था? काकड़म था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। इसे पूछा गया कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक प्रयुक्त भाषा की गई है। जो अशोक के शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। इसे पूछा गया कि कौन सा अशोककालीन अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो शहबाजगढ़ी का अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सा? शहबाजगढ़ी का अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। इसे पूछा गया कि पत्थर पर प्राचीन शिलालेख वो किस भाषा में थे। तो पत्थर पर प्राचीन शिलालेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। कौन सी? प्राकृतिक भाषा में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म लिपि का प्रथम अभिलेख किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इसे पूछा गया कि जो ब्रह्म लिपि का प्रथम अभिलेख था वो किस पर उत्कीर्ण किया गया था। तो ब्रह्म लिपि का प्रथम अभिलेख था जो पत्थरों की पट्टियों पर उत्कीर्ण किया गया था। किस पर? पत्थरों की पट्टियों पर उत्कीर्ण किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इससे पूछा गया कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। इसे पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे वो किस भाषा में शिलालेख थे। तो ये किस भाषा में शिलालेख थे? ये थे खरोष्टी लिपि में शिलालेख थे। किस भाषा में थे? यह खरोष्टी लिपि में शिलालेख थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। इसे पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे या किस लिपि में थे। तो यह खरोष्टी लिपि में शिलालेख थे। खरोष्टी लिपि में लिखे गए शिलालेख थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर प्राक अशोक ब्रह्मलिपि का पता चला है। इसे पूछा गया कि वह स्थान कहाँ पर है जहाँ पर प्राक अशोक ब्रह्मलिपि का पता चला है। तो अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्रह्मलिपि का पता चला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पूछा गया कि कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है। वह है दोस्तों, इसे पूछा गया कि अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो अशोक को उनके शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया। किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक अभिलेखों फिर से पढ़ते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख देवनाम प्रिया के रूप में किया गया है। इसे पूछा गया कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख देवनाम प्रिया के नाम से किया गया है। तो अशोक का उल्लेख देवनाम प्रिय के नाम से किया गया है। किस नाम से? देवनाम प्रिय के नाम से किया गया है अशोक का उल्लेख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इससे पूछा गया कि किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुम्मीदय स्तंभ संबंधित है। इससे पूछा गया कि अशोक का रिमुदय स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का रिमुदय स्तंभ है जो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किसके जन्म से? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यह रिमुदय अभिलेख लुम्बिनी में है। कहाँ पर है? लुम्बिनी नेपाल में है और यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है। इसे पूछा गया कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है
वह कहाँ पर स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। जो गुर्जरा लघु शिलालेख है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसमें से पूछा गया कि केवल वह स्तंभ कौन सा जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भब्रू स्तंभ लेख है, जो भब्रू स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है। इसे पूछा गया कि कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कालसी जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों को एक प्रति कहाँ मिली है? इसे पूछा गया कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी में मिली है। कहाँ पर? कालसी में मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। इसे पूछा गया कि कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख से ज्ञात होता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन होता है? इसे पूछा गया कि किस अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन है, या किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? इसमें पूछा गया कि किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो सातवाहन राज्य का उल्लेख है जो अशोक के अभिलेख में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? दोस्तों इसे पूछा गया कि अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय था जो मिस्र का राजा था। कहाँ पर? मिस्र का राजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत भारत किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज आए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज राजदूत था। दोस्तों इसे पूछा गया कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज राजदूत था वो सेल्यूकस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? दोस्तों इसे पूछा गया कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किसने किया है? तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? दोस्तों इसे पूछा गया कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? इसे पूछा गया कि किस स्रोत से उल्लेखित होता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका से उल्लेखित होता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? इसे पूछा गया कि मौर्य शासनकाल में टैक्स को छुपाने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? तो मौर्य शासनकाल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। कौन सा दंड? मृत्यु दंड दिया जाता था। जो लोग टैक्स को छुपाते थे या टैक्स बचाते थे उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसे पूछा गया कि वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। और इंडिका है जो मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी? मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसे पूछा गया कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या? इंडिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिका का मूल लेखक था। दोस्तों इसे पूछेगा कि इंडिका का मूल लेखक कौन था। तो इंडिका के मूल लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी था। दोस्तों इसे पूछा गया कि वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी था। तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण था, जो मौर्य काल में भी जारी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भांग और बलि थे। दोस्तों इसे पूछा गया कि भांग और बलि क्या थे। तो भांग और बलि राजस्व के स्रोत थे। कौन थे? राजस्व के स्रोत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। दोस्तों इसे पूछा गया कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। किससे? राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। दोस्तों मौर्य काल में भूमि को सीता के नाम से जानते थे। किसे? भूमि को सीता के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। इसे पूछा गया कि मौर्य मंत्री परिषद थी, उसमें राजस्व इकट्ठा किसके द्वारा किया जाता था। तो मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। क्या? समाहर्ता कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौल और माप का प्रभारी था। इससे पूछा गया कि कौन सा मौर्यकालीन अधिकारी था जो तौल और माप का प्रभारी था। तो पोतवा अध्यक्ष था, जो तौल और माप का प्रभारी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था। इसे पूछा गया कि एग्रोनोमाई अधिकारी था वो किस क्षेत्र से संबंधित था। तो यह मार्ग निर्माण एक अधिकारी होता था। जो एग्रोनोमाई अधिकारी था वो मार्ग निर्माण एक अधिकारी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इसे पूछा गया कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गांव के प्रशासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। इसे पूछा गया कि ग्राम पंचायत को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था जो द्रविड़ों या चोल शासक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चोल शासक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित था। इसे पूछा गया कि किस में पुनर्विवाह वर्जित था। तो मनु स्मृति में पुनर्विवाह वर्जित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। इसे पूछा गया कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ था। कौन था? वेदरथ था जो अंतिम मौर्य सम्राट था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।